विस्कॉन्सिन के वूपका में एक आमतौर पर शांत रिहायशी सड़क पर शांति सबसे पहले चिल्लाने से टूट जाती है। चलो तुम्हें गोली लग जाएगी, इसे नीचे रखो। दोस्त, और फिर शॉटगन की तेज आवाज। पास में लगे डोरबेल कैमरे ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। हे भगवान! शूटर यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन वो यहाँ बात करने के लिए नहीं आया है। उसका नाम विलियम वाइल्ड बिल जेलेंस्की है, जो एक पूर्व पुलिस वाला है और अब अपना जीवन जहरीले सांपों और दुर्लभ जानवरों का व्यापार करने में बिताता है। उसका मानना है कि उसके सामने जमीन पर गिरा हुआ 18 साल का किशोर रायली मेनेंटे उसके लगभग $30,000 कीमत के कीमती सरीसृप चुरा चुका है। वाइल्ड बिल के बगल में उसकी गर्लफ्रेंड टिफनी पावेल खड़ी है और जिसे उसने अभी गोली मारी है वो उसका बेटा है। गोली चलने से पहले, चोरी हुए सरीसृपों से पहले बस विलियम वाइल्ड बिल जेलेंस्की था। वो बिल्कुल मशहूर नहीं है, लेकिन मिडवेस्ट के सरीसृप जगत जैसी एक खास दुनिया में उसकी अच्छी खासी पहचान है। वो हजारों की कीमत वाले जहरीले सांपों और दुर्लभ छिपकलियों का व्यापार करता है, उनके साथ वीडियो बनाता है और ऐसे बोलता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी खतरे में बीती हो। वो टिफनी पावेल और उसके बच्चों के साथ रहता है। उसका बेटा 18 साल का रायली शोरगुल करने वाला आवेगी है और अपनी मां को डेट कर रहे आदमी का ज्यादा सम्मान नहीं करता। फायरिंग से एक हफ्ते पहले बिल 911 पर कॉल कर बताता है कि उसके घर में चोरी हुई है। वो पुलिस कंट्रोल रूम को बताता है कि उसकी बंदूकें, शराब और सबसे कीमती सरीसृप चुरा लिए गए हैं, जिनकी कीमत $30,000 से भी ज्यादा है। वो तुरंत संदिग्धों के नाम बताता है, रायली और उसके किशोर दोस्त। फिर जब हमने रायली को इस बारे में घेरा, क्योंकि हमें लगा कि शायद उन्होंने ही ये किया है, तो वो बोला कैमरे चेक करो, बैंक में कैमरे लगे। तो वो पहले से ही इतने चालाक हैं कि कैमरों के बारे में जानते हैं। शायद ड्राइव थ्रू में, मुझे नहीं पता, लेकिन कंक्रीट पे भी पैरों के निशान हैं जो उसी रात के थे। फिर हम उससे मिलने गए, उसने कहा उसे कुछ नहीं पता। फिर हमने पूछा एस्टन नाम का लड़का कहाँ है, चलो उसके माता पिता के घर चलते हैं। वह वहाँ ले जाने से मना करता था। उसने कहा उनमें से एक वॉयलिगा के पास हाईवे 10 के आसपास रहता है और दूसरा शायद अपनी माँ के साथ रहता है। उसका पिता कहीं एप्पल्टन में रहता है। हमें पता चला कि वे आज एप्पल्टन और वोसाओ में थे, लेकिन जानवरों को कहाँ छुपाया ये नहीं पता। लेकिन उनके घर में कोई कैमल मेंथोल्स नहीं पीता, सिर्फ मैं पीता हूँ। फिर भी उनकी एस्ट्रे में एक खाली कैमल मेंथोल पैकेट मिला। तो जब उन्होंने मेरी ग्लव बॉक्स की तलाशी ली, मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी सिगरेट का एक पैकेट उठा लिया। मेरा मतलब है वो सबूत तो नहीं है, लेकिन है भी, समझ रहे हो? हाँ। पुलिस एक केस खोलती है। बिल कुछ और शुरू करता है, बदले की ठान लेता है। वो सबको फोन करता है और खुद छानबीन शुरू करता है। वो लोगों से कहता है कि उसे पता है किसने किया है रायली। बिल फैसला करता है कि अधिकारियों के चोरी हुए सरीसृप बरामद करने का इंतजार किए बिना वो खुद उन्हें वापस लाएगा। वो और टिफनी हथियार इकट्ठा करते हैं, एक शॉटगन, एक और लंबी बंदूक, गोला बारूद। बाद में जांचकर्ता कार से हथौड़ा, चाकू और हथकड़ी भी बरामद करेंगे। गोलीबारी के बाद ही ये सब रिपोर्टों में सामने आता है, लेकिन पीछे देखने पर तैयारी साफ दिखती है। करीब 10 बजे वे वान स्ट्रीट, एक शांत रिहायशी इलाके की ओर मुड़ते हैं। डोरबेल कैमरे बाद में समय की पुष्टि करेंगे। हेडलाइट्स में एक अकेला शख्स चलता हुआ दिखता है। वो रायली मेनेंटे पावेल है। बिल कार रोकते हैं, बाहर निकलते हैं और शॉटगन लिए होते हैं। दरवाजा खुला रहता है, इंजन चालू है और टकराव तुरंत बढ़ जाता है। टिफनी, रायली की मां, भी बाहर आती हैं और एक समय पर डोरबेल फुटेज में ऐसा लगता है कि वो राइफल पकड़े हुए हैं। तुम्हारे मोजों पर वो बाज है, तुम्हारे मोजों पर वो बाज है। रायली अपनी शर्ट उतारता है। जांच करता इस बात को बाद में फिर से नोट करेंगे। वो बिल पर चिल्लाता है, उसे बिना बंदूक के लड़ने की चुनौती देता है। इसे ऐसे जवाई से डालो जैसे बेकार आदमी करता है। इसे नीचे रखो और बिना बंदूक के रहो। कोई दिखने वाली कोशिश नहीं है जाने की। कोई संकेत नहीं है कि कोई इतना डरा हुआ है कि पीछे हट जाए। कुछ सेकंड बाद गोली चलने की आवाज आती है। उसने उसे गोली मार दी। उसने सच में उसे गोली मार दी। पड़ोसी आवाज सुनकर बाहर देखता है और कार के पीछे एक शरीर मुंह के बल पड़ा पाता है। वो रायली है, टिफनी का बेटा। लेकिन बिल और टिफनी फिर से गाड़ी की आगे वाली सीट पर हैं। ना तो उसे छू रहे हैं और ना ही उसकी नब्ज देख रहे हैं। इसे नीचे करो और डंडे पर टिके रहो। अधिकारी जल्दी पहुंचते हैं और इलाका सुरक्षित करते हैं।
पैरामेडिक सड़क पर किशोर के पास घुटनों के बल बैठते हैं, पर वे कुछ नहीं कर पाते। जैसे ही वैन स्ट्रीट पर घटनास्थल सुरक्षित हो जाता है और सबूत सुरक्षित कर लिए जाते हैं, जांचकर्ता बयान लेना शुरू कर देते हैं। फायरिंग के कुछ घंटों बाद ही विलियम वाइल्ड, बिल जेलेंस्की को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। वो हाल ही में एक घातक फायरिंग में शामिल हुआ है, लेकिन सुबह इंटरव्यू के दौरान उसका ध्यान उस किशोर पर नहीं है जिसे इमरजेंसी देखभाल दी जा रही है। इसके बजाय उसके पहले सवाल व्यावहारिक हैं। क्या आपको पता है कि क्या मैं आज रात या कल यहाँ से जा पाऊंगा या फिर नहीं? मुझे लगता है कि आपको शायद कल तक यहाँ रहना पड़ेगा। क्या मुझे यहाँ रात बितानी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल सही। भाई ठीक है, मेरा मतलब है मैं समझता हूँ, पर मैंने कभी जेल में रात नहीं बिताई। हाँ, तो वाकई में बहुत बुरा है। अपनी परेशानी को पीड़ित की भलाई से ऊपर रखना तुरंत नोट किया जाता है। ये उस अपेक्षित जल्दी से बिल्कुल अलग है जो दिखती अगर गोली चलाने वाला सच में कुछ पल पहले जानलेवा हमले से डर गया होता। टकराव पर पूछे जाने पर बिल खुद को अनिच्छुक और रक्षक की तरह दिखाने की कोशिश करता है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि रायली ठीक हो। मुझे नहीं पता कि ये जानने का कोई तरीका है या नहीं कि वो ठीक होने वाला है या नहीं। मैं सच में उसकी चिंता करता हूँ, मुझे पता है, लेकिन या मैं नहीं चाहता था कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़े जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। जैसे जैसे पूछताछ जारी रहती है, बिल पुलिस अधिकारियों से अपने पुलिस सेवा के अनुभव के बारे में बात करना शुरू कर देता है और जोर देता है कि उसने वही किया जो उसे एक पुलिस अधिकारी के रूप में सिखाया गया था। मैं सहयोग करना चाहता हूँ, लेकिन अगर पहले से वारंट थे तो आप जानबूझकर कर रहे हैं। हत्या आत्मरक्षा नहीं है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं एक पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग का पूरी तरह पालन किया। अगर आप पर गोली चले तो आत्मरक्षा करनी होती है, लेकिन जांचकर्ता पहले ही इन स्पष्टीकरणों की तुलना उस चीज से कर रहे हैं जो उन्होंने कैमरे पर देखी है और जो अब वे गोली के बारे में जानते हैं। करीब से गोली चली, कोई झगड़ा या पीछे हटने की कोशिश नहीं हुई। बिल फिर अपने चोरी हुए सरीसृपों पर ध्यान देता है, मानो यही हालात के बिगड़ने की वजह समझाता हो। मुझे पता है कि कुछ सरीसृप वगैरह लिए गए थे, लेकिन उसी से आज की घटना हुई, सही है? क्या किसी ने सूचना दी थी? हाँ। मेरा मतलब है हम बस, असल में मैं था। उन्होंने पिछले कुछ दिन, आप जानते हैं, कागजी कार्रवाई पूरी करने में बिताए। माफ कीजिए, मुझे अधिकारी का नाम याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तेरे से बात करूंगा। तो मैं शेरिफ विभाग को बुलाया था ताकि वे इसे देख सकें, और तो हम कोशिश कर रहे हैं जवाब देने की और वो जानकारी पाने की ताकि कोई इस कहानी पर काम कर सके। उनसे क्या छीना गया था? और मुझे पता है कि आपको अपने जानवर बहुत पसंद है। हाँ, मैं नहीं चाहता वे मरे। हाँ, जासूसों के लिए ये मकसद दर्शाता है, औचित्य नहीं। ये दिखाता है कि बिल के लिए गायब सरीसृप कितने मायने रखते थे और उसने इस चोरी को कितना व्यक्तिगत लिया। हिरासत में बिल हत्या के आरोप पर इस बात से हैरान नहीं होते कि किसी की मौत हो गई है, बल्कि इस बात से चौंक जाते हैं कि उनके किए गए काम को कानूनी रूप से हत्या माना जा सकता है। मुझे चाहिए था उन्होंने हैंडगन क्यों जोड़ी। कोई भी इसमें, जैसे मुझे पता है कि ये और भी बुरा है, जैसे पहले ही काफी बुरा था, अब ये और भी बुरा हो गया है। भाई, तुम जानते हो अब मैं यहाँ से किसी की मदद नहीं कर सकता। समझे? जहां बिल संभलकर प्रशिक्षण और आत्मरक्षा का हवाला देते हैं, वहीं टिफनी पावल का इंटरव्यू एकदम अलग है। ये बदलता रहता है, अनिश्चित है और धीरे धीरे फोरेंसिक सच्चाई से मेल खाने लगता है। मैं बस इसे खोल देता हूँ, तब तक यहाँ एक कुर्सी रख देता हूँ। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। क्या यहाँ बैठने की जगह है? अपनी पहली रिकॉर्डेड बयान में वो बिल के इस बयान का समर्थन करती हैं कि वे पहले रायली को क्यों खोज रहे थे। अगर हो सके तो उस दिन की बात थोड़ा पहले से बताइए, जैसे कि कैसे हम उस बिंदु तक पहुंचे कि रायली और बिल, आप जानते हैं, आमने सामने आ गए। कुछ दिन पहले बिल को लूटा गया था और वो रायली ही था। ठीक है, उसने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि वो रायली था जिसने ऐसा किया? असल में रायली के स्नैपचैट पर बोतलों की तस्वीरें थी जो उसी चौक के बीच से थी जहां से बिल के साथ चोरी हुई थी। एक महिला ने उसे फोन किया। ये शक तो समझाता है, डर नहीं। ये संपत्ति का विवाद है, जीवन के लिए खतरा नहीं। जब टिफनी ने उस टकराव के बारे में बात की तो उसने बताया कि रायली शारीरिक रूप से आक्रामक हो गया था। तुम कार में कहाँ थे? मैं बाहर थी। मैं रायली से पूछ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया।
और वो बस बिल से लड़ना चाहता था। वो कोशिश करता रहा, जैकेट उतार दी और लगातार लगा रहा। बिल से लड़ने की कोशिश करता रहा। उसने क्या किया, क्या बताया? क्यों? जो चीजें ली ले ली? नहीं, वो मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो वो पूरे समय इससे इनकार कर रहा था। उसने कहा कि हम उसे उसके पापा के घर से लाने जा रहे थे और वो लगातार इनकार करता रहा। ठीक है, क्या वहाँ सिर्फ रायली ही था? तो वहाँ सिर्फ आप, बिल और रायली थे। ठीक है। क्या आपको याद है ये करीब किस समय हुआ था? शायद करीब 10 बजे। हाँ, ठीक है, तो उस मौखिक बहस की तरफ वापस चलते हैं। चीजें कैसे हुई? जैसे आपने कहा कि रायली ने अपनी जैकेट उतार दी थी, तो क्या आपको याद है जैसे और क्या हुआ था? रायली बस बिल की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे हमला करने वाला हो, और फिर मुझे लगा कि जब उसे सामने से मौका मिलेगा तो वो उसे तेज कर देगा। तो जब आप कहते हैं कि वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो वो क्या कर रहा था? मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे कि टेस्ट करने या साथ रहने की। मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ है या कुछ और जैसे होना चाहिए। क्या आपने रायली को ऐसा करने की कोशिश करते देखा? नहीं। ठीक है, बिल ने इसके जवाब में क्या किया? तो उसने कोशिश नहीं की, उसने इसका मुकाबला करने की कोशिश नहीं की। आप जानते हैं, किसी भी वार को रोकने या ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की उसने। बस मुझे नहीं लगता आपने कुछ भी नहीं देखा। उसके विवरण में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कानूनी रूप से हथियारबंद आत्मरक्षा के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करता हो। जैसे जैसे पूछताछ चलती है, टिफनी को विवरण बताने में दिक्कत होती है। वो कहाँ खड़ी थी, बहस कितनी देर चली और गोली चलने से पहले क्या हरकतें हुई। जब ये सब हो रहा था तो वाहन, रायली और बिल के मुकाबले आप कहाँ खड़ी थी? क्या आपको याद है? जैसे कार के पीछे। याद है, मतलब कार के पीछे। हाँ ठीक है, तो अगर ये कार है तो तुम कार के पीछे थे। अगर ये आगे है, ये कार है। बिल और रायली कहाँ थे? इस तरफ। तो वे लोग कार के ड्राइवर साइड पर थे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। मुझे यकीन नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, जब आप वहां रुके थे और बिल ने रायली पर गोली चलाई, उस दौरान कितना समय बीता? ज्यादा समय नहीं बीता था। लगभग 15 सेकंड या इतना ही, शायद कुछ मिनट के लिए। ठीक है, तो आप वहां थोड़ी देर तक बहस कर रहे थे। आपको नहीं याद कि वहां क्या खास बोला गया? ठीक है, इसके अलावा रायली के घर उसके लिए एक नया लेंस लाओ। यही एक बात है जो आपको याद रह गई। शुरुआत में इन असंगतियों को धोखा नहीं समझा जाता, लेकिन जब जांचकर्ता डोरबेल वीडियो की समीक्षा करते हैं और टिफनी की बताई घटना से ज्यादा स्पष्ट टकराव देखते हैं, तो इंटरव्यू का माहौल बदल जाता है। जासूस जब उससे इस बात पर सख्ती से सवाल करते हैं कि बंदूक उसी के हाथ में थी, तो उसकी निश्चितता खत्म हो जाती है। उसने कभी नहीं कहा कि वो रायली को चोट पहुंचाना चाहता है या बंदूक क्यों ली। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि बंदूक पूरे समय भरी हुई थी या नहीं, और आपने उसे लोड करते नहीं देखा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा टिफनी। तुम्हारी बातों में बहुत सी चीजें मेल नहीं खा रही हैं। हमारे पास निगरानी वीडियो है, इसलिए मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ ईमानदार रहो। क्या बिल ने तुम्हें कभी कुछ दिया था? मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। क्या तुम्हें याद है कि तुमने बंदूक पकड़ी थी? नहीं। हाँ। इसे अपनी तरफ पकड़ो। तुम्हें अपनी तरफ पकड़ना है, मैं तुम्हें बाजा दूंगा। क्या आप नशे या किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में हैं? नहीं। क्योंकि वीडियो तो मुझे कुछ और ही बता रहा है। अगर मैं वो वीडियो देखूं और उसमें बिल को तुम्हें खास तौर पर यह कहते हुए देखूं कि अपने बेटे पर बंदूक तान कर रखो, और मेरे पास तुम्हारे उस वीडियो का सबूत हो जिसमें तुम अपने बेटे पर बंदूक ताने हुए हो, तो तुम क्या कहोगे? हो सकता है मैंने पकड़ी हो, लेकिन मुझे याद नहीं है। हो सकता है तुमने पकड़ी हो या तुमने पकड़ी थी। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना याद है कि वहाँ बहुत चिल्लाना और शोर था। मुझे लगता है अगर आपने अपने बेटे पर बंदूक तानी होती तो आपको याद रहता। बस बहुत चिल्लाना और शोर था। तो जब रायली गाड़ी की तरफ भागा तो उसने क्या किया? उसके बाद क्या हुआ? मुझे नहीं पता।
क्या बिल ने पहले कभी रायली को जान से मारने की धमकी दी थी? अगर मैं कहूं कि मुझे कुछ और बताया गया? क्या आपने बिल को कभी कोई अपमानजनक बात कहते नहीं सुना? वो रायली को मारने वाला था? नहीं। तो जब बिल ने रायली को गोली मार दी तब आपकी और बिल की क्या प्रतिक्रिया थी? आपने क्या किया? मैं बस उसे छूना चाहती थी क्योंकि पता नहीं था ऐसा होगा या नहीं। ठीक है, क्या आपको याद है आप कहाँ गए थे या खड़े थे? मैंने मम्मी को फोन किया। ठीक है, क्या आप कार में थे या कार से बाहर थे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा था। ठीक है, तुम कार में नहीं थे, मुझे नहीं लगता। जब वो किशोर गंभीर रूप से घायल पड़ा था तब कोई मदद करने की कोशिश नहीं की गई। जांचकर्ता शॉटगन की मौजूदगी के बारे में भी पूछते हैं। अगर बिल सिर्फ जानवर लेने जा रहे थे तो दुकान से शॉटगन क्यों उठाते? उन्होंने ये नहीं बताया कि वो उसे क्यों उठा रहे थे। उन्हें बस लगा कि उन्होंने शॉटगन इसलिए उठा ली ताकि कोई और उसे चुरा न ले। उन्होंने शॉटगन तब उठाई थी जब उन्हें जानवरों का पता नहीं चला था। तो क्या उन्होंने शॉटगन कार में पहले ही रख दी थी, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि जानवर कहाँ है? हाँ। अगर उन्हें नहीं पता था कि जानवर कहाँ है तो ऐसा करने का उनका क्या इरादा था? वो हमेशा कार में बंदूक रखते थे। वो हमेशा बंदूक रखते थे, पर शहर गए तब उनके पास नहीं थी। सही है। ठीक है। क्योंकि बाकी सब चुराए गए थे। अभी भी। क्या उसकी गाड़ी में हमेशा बंदूकें रहती थी? हाँ, ठीक है। क्या उसके पास वो बंदूकें जो ली गई थीं, उनके अलावा भी कोई और हैंडगन्स थी जो आपने देखी हो? नहीं। क्या आपने पहले ये शॉटगन देखी थी? नहीं। आपने देखी थी? और कहाँ देखी थी आपने इसे? अच्छा, जब से उसकी हैंडगनें ले ली गई हैं, वो ये लेकर चल रहा है। तो क्या ये आमतौर पर गाड़ी में रहता था? हाँ। ये किसी भी तात्कालिक प्रतिक्रिया के दावे को कमजोर करता है। जैसे जैसे इंटरव्यू बढ़ता है, टिफनी और विरोधाभासों से घिरती है। हथियार के पास उसकी मौजूदगी, बिल के रिकॉर्ड किए निर्देश और फुटेज जिसमें नियंत्रण उन दोनों के बीच बदलता दिखता है। जब आप वहां से निकले तब कोई इरादा नहीं था। बिल ने रायली का जिक्र कभी नहीं किया। उसने कभी नहीं कहा कि वो उसका सामना करेगा, उसे ढूंढेगा या उससे बात करेगा। क्या उसने फिर संपर्क करने की कोशिश की? नहीं। आपको याद नहीं है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो जो अलग से ध्यान देने लायक हो, कि अचानक वो अपने जानवरों को लेने से रायली से लड़ने की तरफ क्यों चला गया? ठीक है, ठीक है। जैसा मैंने वीडियो में बताया, आपको साफ एक आग्नेयास्त्र पकड़े देखा जा सकता है और आप कह रहे हैं कि आपको याद नहीं। आपको याद नहीं है कि आपने अपने ही बेटे पर आग्नेयास्त्र तान दिया था? आपको याद नहीं है कि बिल ने आपसे क्या कहा था? और आप दोष सिद्ध अपराधी हैं, सही? हाँ। तो आप समझते हैं कि आप आग्नेयास्त्र नहीं रख सकते, इसलिए आज आपको दोष सिद्ध अपराधी द्वारा आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में और प्रोबेशन होल्ड के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। टिफनी मुश्किल से प्रतिक्रिया देती है, बस बैठकर शब्दों को समझने की कोशिश करती है। वन स्ट्रीट पर अधिकारी केस से जुड़ी हर जरूरी चीज का दस्तावेज बनाना शुरू करते हैं। शव की स्थिति, वाहन का स्थान, ऊपर लदी स्ट्रीट लाइट का कोण। बिल पहले ही कह चुका है कि उसने आत्मरक्षा में काम किया क्योंकि उसे खतरा लगा था, लेकिन हत्या की जांच में पहले सबूत आते हैं, बयान बाद में। सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। वे कार के अंदर से शॉटगन बरामद करते हैं, एक और लंबी बंदूक, गोलियां सजी हुई और तैयार। ऐसे हथियार जो बिल्कुल भी उस सोच से मेल नहीं खाते कि बस एक बातचीत बिगड़ गई थी। चाकू, बांधने की चीजें, एक हथौड़ा, ऐसे औजार जो घबराहट नहीं बल्कि योजना का संकेत देते हैं। जांचकर्ता नोट करते हैं कि न तो किसी ने प्राथमिक उपचार दिया, न ही मदद के लिए कॉल किया जब तक गोली चलाने वाला अपनी कार में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करने लगा, और कोई संकेत नहीं है कि उस किशोर ने कभी कोई हथियार उठाया हो। वो उसकी मदद नहीं गई, कुछ नहीं किया, और वे बस बहुत शांत थे। वे कौन है? बिल और वो। बिल ने कहा, मैंने उसे गोली मारी, वो मेरी तरफ आया इसलिए मैंने उसे गोली मार दी। क्या आपने उसे ऐसा कहते सुना? हाँ, उसने मुझे बताया था। तुम्हें किसने बताया? उसने गोली की आवाज सुनी, मैं बाहर गई, वे पहले ही आ गए थे।
बिल और टिफनी मेरे घर आए। मैं तभी गाड़ी लगाकर पहुंची थी, वे भी आ गए, तो मैंने सोचा इन्हें क्या चाहिए, समझ रही हो। वे कह रहे थे कि राइली ने बिल को लूटा और बिल को एक कॉल आई थी जिसमें पुलिस स्टेशन जाकर बात करने को कहा गया, और फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम जब काम खत्म कर लेंगे तो वापस आएंगे। तो लगभग 25 मिनट बीत गए और हम यहाँ बैठे थे और मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। तो मैंने उस छोटी सी खिड़की से बाहर देखा और उनकी कार में देखा, और जब मैंने उन्हें देखा तो वे दोनों उसमें बैठे थे, बस कार में बैठे थे, और मैंने देखा कि कार के पीछे कुछ बड़ा सा दिख रहा था, और मैं सोचने लगी हे भगवान, क्या उन्होंने किसी को टक्कर मार दी। मुझे लगा कि उन्होंने किसी पैदल यात्री को टक्कर मार दी है। तो मैं और आगे गई और देखा कि राइली ऐसे ही बैठा है, और मैंने कहा राइली क्या तुम ठीक हो, राइली क्या तुम ठीक हो, और वो हिल भी नहीं रहा था और वो बस वहीं खड़े थे। तुमने कहा था कि तुमने उसे बंदूक लिए बाहर खड़ा देखा, लेकिन तुमने ये भी कहा कि वे कार में बैठे थे। वे कार में बैठे थे और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तो मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, वो उसके बाद था। तो वो गोली चलने से पहले था। वो गोली चलने के बाद था। तो मुझे लगता है शायद वो वापस कार में बैठ गया था, मुझे नहीं पता, शायद उन्हें लगा कि वो भागने वाले हैं या कुछ और, क्योंकि जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो कार में बैठे हुए थे। मैंने सोचा उनकी टायर फटी है, लेकिन फिर कचरे का बैग क्यों, कार के पीछे क्या है। मैं बाहर गई और बोली अरे दोस्तों, हमें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, क्या हुआ। राइली ऐसा था, और फिर मैं बस यही सोच रही थी क्या उसे पता है, और वो जवाब नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं, और हिल भी नहीं रहा था, और वो बस वही खड़ी थी। वो बहुत शांत था। फिर उसे गिरफ्तार किया गया, वो वही खड़ी रही, और मैंने कहा तुम्हें अस्पताल जाकर देखना चाहिए कि वो कैसा है। शायद उसने लिफ्ट ली और यहाँ से चली गई। ये वही तरह की बातें हैं जो कहानी को मैं अपनी जान से डरती हूँ से बदलकर मुझे बदला चाहिए था तक ले जाती हैं। इसी बीच केस का दूसरा पहलू कहीं और सामने आ रहा है। चोरी हुए सरीसृप जो इस आग की चिंगारी बने, उन्हें ढूंढ लिया गया है। फायरिंग के अगले दिन जांचकर्ताओं ने चोरी हुए सरीसृप वपाका के पास राइली के दोस्त के घर में ढूंढ लिए। जानवर तहखाने में जिंदा मिले, जहां वे टेरेरियम और प्लास्टिक टब में थे। चोरी की संपत्ति का मामला अब बंद हो गया है, लेकिन जब तक उन सरीसृपों को उस तहखाने से बाहर निकाला गया, तब तक जांच चोरी से हत्या की ओर बढ़ चुकी थी। विलियम वाइल्ड, बिल जेलेंस्की पर 18 वर्षीय राइली मनेंटे पावेल की गोली मारकर प्रथम श्रेणी की जानबूझकर की गई हत्या का आरोप है। टिफनी पावेल पर भी अपराध में साझेदार के रूप में प्रथम श्रेणी की जानबूझकर हत्या और दोष सिद्ध अपराधी होते हुए आग्नेयास्त्र रखने का आरोप लगाया गया था। जज के सामने पेश होने से पहले केस फाइल में फिर इजाफा होता है, लेकिन नए सबूत नहीं, रिकॉर्ड की गई जेल कॉल्स के साथ। मुझे नहीं पता हत्या के मामलों में जल्दी सुनवाई होती है या नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि सभी को इसका हक है, और मैं भी चाहती हूँ। बिल्कुल सही। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसे शब्द बोलती हैं। मेरे बेटे की हत्या से मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं वहाँ थी, लेकिन मुझे सब पता है। मुझे पता है, बस आप पोर्शा के लिए ऐसे शब्द ना कहें, इससे मेरा दिल दुखता है। हाँ, हमने बहुत बुरे फैसले लिए और उसकी वजह से दुनिया में सबसे बुरे नतीजे भुगतने पड़े, लेकिन ऐसा नहीं था, तुम्हारा कोई इरादा नहीं था। मैं बस भगवान पे भरोसा कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरी गलती नहीं थी। मैंने राइली की परवरिश ठीक से नहीं की और उसे गैंगस्टर जैसी सोच दे दी, और मैंने कसम खाई थी कि मैं ये आदत उसे छुड़वा दूंगी, लेकिन नहीं। जेल व्यवस्था की एक दूसरी रिकॉर्डिंग में वुड काउंटी जेल से विलियम जेलेंस्की की कॉल कैद है। नमस्ते, ये एक मुफ्त कॉल है, जवाब दें। वुड काउंटी जेल के एक कैदी द्वारा। तो खैर, अब आप सब ने क्या पता लगाया? हाँ, तो टिफनी रोजा की माँ नहीं चाहती कि आप टिफनी रोजा को बिल्कुल भी लिखें। क्यों? लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे लगता है वो आपसे बहुत नाराज हैं और चाहती हैं काश इलेक्ट्रिक चेयर अभी भी होती। वो चाहती हैं कि मुझे इसके लिए बिजली की कुर्सी पर बिठा दिया जाए। हाँ। शुरुआत से अभियोजकों ने दोनों आरोपियों के साथ अलग व्यवहार किया। मुकदमे से पहले टिफनी को एक दोष स्वीकार समझौते की पेशकश की गई, जिसे उसने स्वीकार कर लिया और प्रथम डिग्री में लापरवाही से सुरक्षा को खतरे में डालने तथा दोष सिद्ध व्यक्ति होते हुए भी आग्नेयास्त्र रखने का दोष कबूल किया।
उसे 15 साल की जेल और रिहाई के बाद 8 साल की निगरानी की सजा मिली, लेकिन वाइल्ड बिल समझौता स्वीकार नहीं करेगा। वो अदालत में अपनी बात रखता है, लेकिन फैसला उसके पक्ष में नहीं आता। 5 दिनों की गवाही के बाद वाइल्ड बिल को प्रथम श्रेणी की जानबूझकर हत्या का दोषी पाया जाता है। सजा सुनाते वक्त अदालत में सन्नाटा था। जब रायली की पैतृक दादी पीड़ित पक्ष का बयान देने के लिए खड़ी होती हैं, तो उनकी आवाज में 3 साल से दबा गुस्सा साफ झलकता है। मैं रायली से बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरी जिंदगी की रोशनी था। हम हर समय हंसते रहते थे। वो बहुत याद आएगा। वाइल्ड बिल ने उसे मार डाला। उसने मेरे पोते को गोली मारने का फैसला किया। कृपया जज साहिबा, इस आदमी को फिर से हत्या करने से पहले जेल में डालना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि वह इस मामले में जेल में सड़ता रहे। जज साहिबा, उसने खुद शॉटगन लोड करने का फैसला किया। उसने बिना किसी इंसान की जान की परवाह किए शॉटगन मेरे पोते की तरफ तान दी। उसकी कार में इतने हथियार थे कि इस कोर्टरूम को भर सकते थे। अगर उसे निहत्थे किशोर से इतना डर लग रहा था, तो मैं इंतजार नहीं कर सकती कि जब उसका सामना कैदियों और हत्यारों से होगा तब क्या होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि वह बहुत डरा हुआ हो। जब वो खत्म करती है तो कमरे से जैसे राहत की सांस निकलती है, और फिर एक और आवाज उठती है, उतनी ही दिल दहला देने वाली। यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे के रूप में भी वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था। हैरान कर देने वाला, हाजिर जवाब, प्यार करने वाला और शरारती था। उसने कमरे को हंसी और रोशनी से भर दिया। उसका बयान लंबा चलता है। ये रायली के व्यक्तित्व और उसके संभावित भविष्य की एक तस्वीर पेश करता है। वह बहुत उदार और मजाकिया था, और उसके पास किसी भी इंसान का सबसे बड़ा और सबसे क्षमाशील दिल था। वह परेशान था और अव्यवस्थित और बिगड़े हुए पारिवारिक माहौल में हुई परवरिश के असर से जूझ रहा था। उसकी माँ बचपन से मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार समस्याओं से जूझ रही थी। रायली उस छवि से कहीं अधिक था, जैसा कि उसे इस मुकदमे के दौरान दिखाया गया है। वो 17 साल का था। वह सुबह 6 बजे उठता था, पूरे दिन कड़ी मेहनत करता था, घर आकर अपने बेटे के साथ खेलता था, उसे खाना खिलाता था, उसे सुलाता था, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता था और वीडियो गेम्स खेलता था। वो एक सम्मानजनक मेहनतकश जिंदगी जी रहा था, और वो अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व महसूस करता था। मैं बिना आंखें बंद किए देख सकती हूँ उसके कहने पर उसने बंदूक तानते हुए कैसी मुद्रा बनाई थी। मैं अपने पोते के घुटनों के बल जमीन पर गिरे हुए शरीर की तस्वीर अपने दिमाग से मिटा नहीं सकती। अब मैं उसे देख सकती हूँ। मेरे पास कितना समय बचा है? मैं उन 10 से 15 सेकंड में फंसी हुई हूँ, जितना समय उसे मरने में लगा। वो जज से एक विनती के साथ अपनी बात खत्म करती है, जिसमें गुस्सा, दुख और थकान सब एक ही अनुरोध में समा जाते हैं। ये सिर्फ न्याय संगत लगता है कि जिस आदमी ने मेरे पोते की जान ली, उसे अपनी पूरी जिंदगी इसकी कीमत चुकानी चाहिए। उसने मेरी रायली पे कोई दया नहीं दिखाई। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उसके साथ भी वैसा ही न्याय करें, उसे उम्र कैद की सजा दे और पैरोल की कोई संभावना ना रखे। धन्यवाद। जब अदालत आरोपी को बोलने का मौका देती है, वाइल्ड बिल इस मौके को ठुकराते नहीं हैं। मैंने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ हो। मैंने बिल्कुल भी रायली को गोली नहीं मारना चाहता था, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी मौत हो। मुझे बहुत अफसोस है। जज रेमन होबर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि गोलीबारी के बाद उनके कार्यों ने भी इस अदालत को चिंता में डाल दिया। वो रायली को देखने नहीं गए, ये देखने नहीं गए कि क्या उन्हें कोई मदद करनी चाहिए थी। वो दूर खड़े रहे। उनका कहना है कि शायद वो देखना चाहते थे कि रायली उन पर अचानक हमला न कर दे। हाँ। मुझे ये मानने में मुश्किल होती है कि जब उन्हें पता चल गया था कि शॉटगन चल चुकी है और रायली गिर चुके हैं, तब भी वह ऐसा सोच सकते हैं। जाहिर है वो कोई भी मदद कर सकते थे जिससे हालात बदल सकते थे, लेकिन यह तथ्य कि वह जाकर
कम से कम अपने बेहतर शब्द न होने के कारण सौतेले बेटे की सुध तक नहीं लेते, यह इस अदालत के लिए चिंता का विषय है। ये उनके सोचने के तरीके में एक असंतुलन को दर्शाता है। और कुछ ही मिनटों बाद फैसला अंतिम हो जाता है। उम्र कैद की सजा, जिसमें 35 साल बाद निगरानी में रिहाई के लिए पात्रता होगी। रायली की मौत ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन कुछ भी हल नहीं किया। एक किशोर लड़का चला गया, 2 परिवार बर्बाद हो गए, और वो लड़ाई जो कुछ चुराए गए सरीसृपों से शुरू हुई थी, कभी भी इतनी भारी कीमत के लायक नहीं थी। लॉ ऑन प्राइम के लिए मैं क्रिस्टन थॉर्न हूँ।